हम लोग अब बात करने वाले हैं किसकी, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी से पहले कोई छोटी मोटी चीजें और आप लिख लीजिए कि भाई जैसे मेंडल था, मेंडल ने मटर यानी कि पायसम सेटाइवम का चयन क्यों किया, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। लिख लो 2-5 पॉइंट लिख लीजिए। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। लिखिए, इसमें सुविकसित या वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर मतलब सुविकसित डिस्क्रीट कैरेक्टर। डिस्क्रीट का मतलब था विविक्त इकाइयां, विविक्त कारक, विविक्त कारक देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। मैंने कहा कि जैसे भैया प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट को कंट्रोल कोई एक जीन करती है, एक जीन करती है। ये जीन जो है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये इसके क्या हो गए जी, एलील। ये इसके क्या हो गए, एलील। तो एक जीन की कितनी यूनिट हो गई, 2। तो एक जीन कितने फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट यूनिट बोलते हैं। ये यूनिट अपने आप में पेवर है, ये यूनिट अपने आप में पेवर है। आ गई बस में। तो अब आप लोग देखेंगे सब जगह देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि साहब सीड राउंड है, आपने लिख दिया कैपिटल आर। सीड आपका रिंकल्ड है तो आपने क्या कह दिया साहब, स्मॉल आर। कहानी का आपने कहा कि साहब सीड जो है वो आपका येलो है, आपने कह दिया कैपिटल वाई। आपने कहा कि आपका सीड जो है वो ग्रीन है, आपने लिख दिया स्मॉल वाई। तो डिस्क्रीट करना, 2 चीजों को डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएट करना है तो मैं आराम से जैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं 2 लोगों को देख के कि साहब ये पतला है, ये मोटा है, ये लंबा है, ये मोना है। नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सेम थिंग यहां पर भी वही है। दूसरा लिखेंगे, देखिए पायसम सैटाइवम जो है इसका जीवन चक्र वार्षिक होता है, एनुअल। वार्षिक का मतलब जीवन चक्र 3 से 4 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो लाइफ साइकिल छोटी है, क्यों, लाइफ साइकिल कैसी हो गई, छोटी हो गई। अच्छा जी अनिल कुमार, अब आप बताओ, मुझे आज जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करने हैं तो मैं क्या चूज करूं, मुझे क्या लेना चाहिए आज के टाइम में। मेंडल का टाइम तो 1900 से पहले का था, बेचारा जेनेटिक्स शब्द नहीं आया था, उससे पहले ही दुनिया से चला गया था 1884 में तो। और उसके 16 साल के बाद में 1900 में नियमों की रीडिस्कवरी हुई, 1905 में आकर जेनेटिक्स शब्द आया। उसके बाद में कहा कि ए मेंडल आप तो पापा थे, मतलब पापा का दर्जा मिलने में उसको बेचारे को कितने साल लग गए थे। अब आज आपको भी किसी ऑर्गेनिज्म का पापा बनाए तो कैसे बनाए, किस पर करें स्टडी आज के टाइम में। हाँ भाई खींची जी, कल कुछ ज्यादा खिंच रहे थे सबसे आप हैं। अरे मजा कर रहा, जिंदगी में हंसता वस्ता रहना चाहिए, टेंशन लेनी नहीं। तीन किलोमीटर पैदल चलने से तेरे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन हुई, तो लाभ मिला तेरे को, नहीं मिला।
भाई उन्होंने तो आपके भले के लिए कहा था कि नया बैच चालू हुआ है। अरे तो भाई एक बात बताऊं, क्या कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग जब एमएससी करने के लिए उदयपुर सुखाड़िया में जब गए थे, तब हमारी क्लास में आते थे वो सब, हमारे सरदार जी सर आते थे, अंग्रेजी में बोल के चले जाते थे, मैं ऊपर से निकलता था। लड़कियों को कहते काय के लिए एमएससी करने आए, गजा के आटा लगाओ। तो अब वो क्या बुरा मान जाएंगे क्या उनका? कोई बात नहीं। अरे देखो एक चीज बताऊं, कभी भी कोई भी बात हमें दिल पर नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, कि मेरे को तो वो ही पचा सकता है जिसको लंबी रेस दौड़नी है। जो शॉर्ट रेस के घोड़े होते हैं ना, वो मेरी क्लास में सरवाइव कर ही नहीं सकता। अपने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी जेडी सोनी सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक को, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या पढ़ाते हैं। जबकि मैं एक बताता हूं, उन जैसी ज्योग्राफी सीकर में कोई नहीं पढ़ाता। आई नो वेरी वेल, मुझे पता ना वो क्या कंटेंट देते हैं, उनके मटेरियल में कितना दम है, लेकिन सबको यूं लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। अरे आप मुझे एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं, आप लोग उनके कंटेंट और मटेरियल को उठाकर देखिए, और लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए उस कंटेंट को, इस साल का मत उठाना, इस साल का उठाओगे तो पिछले साल का समावेश मिल जाएगा। जिस टाइम में एग्जाम हुआ था उस टाइम का कंटेंट उठाओ, जिस समय वो किसी जगह पर पढ़ाते थे, और फिर उस समय के एग्जाम के साथ में उस कंटेंट को देखो, फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम लोग कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। स्टूडेंट एमएससी क्या हुआ आता है, वो यही चूज नहीं कर पाता कि मेरे को टीचर कैसा चाहिए। वो ये चूज नहीं कर पा रहा आज के टाइम में कि मेरे को किस टीचर से क्या पढ़ना चाहिए। वो तो हवा की तरह बहता है, डिफ्यूजन होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। अरे भैया ओस्मोसिस करो। सेल के अंदर अगर डिफ्यूजन होता रहता तो गड़बड़ हो जाता काम। ओस्मोसिस बहुत जरूरी था, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो बहुत जरूरी है। आप सोचिए, सन की लाइट अगर डिफ्यूज्ड होती, अगर एक डायरेक्शन में सन की लाइट नहीं मिलती, अगर आपका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक उसमें फ्लो में नहीं चलता, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था। इसलिए क्या होता है, चीजों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। डेप्थ और डिटेल जो है वो आपको मजबूत बनाती है। आप यही क्यों सोचकर चल रहे हो कि खाली हमें एक एग्जाम में पास करना है। आप यही सोचकर मत चलिए, आप ये भी सोचकर चलिए कि भविष्य में हमें अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए, नहीं तो एस्टैब्लिश कैसे हो गया आप। भूल जाइए, वो टाइम अब जाने वाला है। क्वालिटी की ही वैल्यू होगी, ठीक है ना, क्वालिटी की ही वैल्यू होगी। जिसमें क्वालिटी है उसकी वैल्यू रहेगी, जिसमें नहीं है नहीं होगी। और मैं भी आपको बताता हूं, आपकी रिट में रिट होगी, अभी देख लेना थोड़े टाइम बाद में। आप ये कई कर रहे हो ना, मेरे 82, 85, 86 रोज मैसेज आते हैं, हम भी उनको सांत्वना देते हैं, हाँ बेटा हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। लेकिन मैं अब कह रहा हूं आपको कि आपके इस परीक्षा में भी एक परीक्षा तैयार है। क्यों नहीं होगी? और कर दे तो क्या कर लोगे आप क्या कर लोगे? कहीं लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ था क्या कि साहब इसे एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट नहीं होता क्या? तो ऐसे तो नेट करने वाला भी कहेगा मेरे को कॉलेज में लगा दो सबको। नहीं, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मैं बात आपकी नहीं कर रहा, मैं सबकी कर रहा हूं। और होनी चाहिए परीक्षा, परीक्षा होनी चाहिए भाई। गहलोत जी ने भी सबके सामने कहा ही है कि भाई क्या नाम है, और सही है भाई, अगर चोरी चकारी को रोकना है तो इस तरह से रोक दो, क्या दिक्कत है। तो भैया ऐसा है कि सीएम साहब कोई अच्छा निर्णय करेंगे, और अच्छा निर्णय करने वाले तो सर इसमें भी कर जाएंगे, है करने वाले तो इसमें भी कर जाएंगे। नहीं मैडम, ऐसा तो फिर देखो चोरी चेक पॉइंट, नहीं वो चेक पॉइंट लग जाते हैं। ऐसा है कि सेल साइकिल चलती है ना,
तो G1 और S के बीच में भी चेक पॉइंट होता है। फिर क्या नाम है, M और G2 के बीच में भी चेक पॉइंट आ जाता है। G2 और G2 और क्या नाम है, S और G2 के बीच में भी आता है। G2 और M के बीच में भी चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट हो जाते हैं ये। कितनी कर लोगे? सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहने की बातें हैं। अलग अलग लोगों की सोच, अलग अलग टेंडेंसी की, अलग अलग काम करने की होती है। और अगर एग्जाम होती है तो निश्चित रूप से मानकर चलिए बच्चों को उसमें फायदा है, ठीक है ना, और वो रहना भी चाहिए, ठीक रहता है। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर। पाइसम सेटाइनम का जीवन चक्र कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है ना। फिर लिखिए मेंडल को गणित विषय का ज्ञान अच्छा था। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेंडल ने जैव सांख्यिकी का प्रयोग किया, ये लिख लो इसमें। मेंडल ने जैव सांख्यिकी का प्रयोग किया। बायोलॉजी में पहली बार मैथमेटिक्स का प्रयोग हुआ, तो लोगों को बायोलॉजी कैसे समझ में आएगी उस समय? जैव सांख्यिकी का ज्ञान, मेंडल ने जैव सांख्यिकी का प्रयोग किया। इसका मतलब मेंडल को जैव सांख्यिकी का ज्ञान था। अरे मैथमेटिक्स बाय स्टेट्स, एक्चुअल में आप लोग, उसने तो स्टेट्स काम में लिया था, लेकिन उस स्टेट्स को आप मैथ ही तो कहते हो। सांख्यिकी को हम लोग जब 10th क्लास में थे तब किस में पढ़ते थे? 9th-10th में, इसी में तो पढ़ते हैं, मैथ में, है ना। लेकिन इसका प्रयोग जो है पहली बार बायोलॉजी के अंदर हुआ, इसलिए बायोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला लिखेंगे किसका? हाँ, आपने बताया नहीं, मैं तो आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया। आज अगर हमें जेनेटिक्स में अगर एक्सपेरिमेंट करने हो तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर। आप अभी एक्सपेरिमेंट लगाइए तो आपको कुछ घंटों में रिजल्ट मिल जाएगा। मटर के ऊपर 3-4 महीने तक इंतजार करो, फिर वापस मटर की क्रॉप लगाओ, ठीक है ना। और कोई कहे यार एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, हाउ कैन पॉसिबल? ह्यूमन बीइंग पर आप अगर एक्सपेरिमेंट लगाओ तो एक्सपेरिमेंट लगाने वाला जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? लेकिन आप अगर एक्सपेरिमेंट देखो क्या हुआ, पहले तो लगा था कि क्या नाम है इसके ऊपर, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट हुए एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस में भी जेनेटिक्स के काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उस जीनोपस के ऊपर। उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए वो एक न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर, न्यूरोस्पोरा क्रासा फंगस, ठीक है ना। 1 जीन 1 एंजाइम, बीडल टाटम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट होने लगे अब किस पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के ऊपर। अब बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, तुरंत हमें उनका रिजल्ट पता लग जाता है। इसलिए तो माइक्रोबायल जेनेटिक्स ज्यादा फ्लरिश कर गई। माइक्रोबायल जेनेटिक्स के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अब आप लोग अगला लिखेंगे क्या था? जैव सांख्यिकी का उपयोग किया। फिर लिखिए मटर में सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया आसानी से देखने को मिलती है। स्व परागण एवं पर परागण, स्व परागण एवं पर परागण की क्रिया आसानी से देखने को मिलती है। हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बनाए जा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके कारण कहते हैं कि मेंडल वाज लक्की, कि मेंडल भाग्यशाली था। ये नहीं देखा कि बेचारे ने अपने जीवन के 8-9 साल दे दिए, ठीक है ना। मरने के बाद में क्या नाम है पता लगता है जेनेटिक्स थी, उससे पहले बेचारे कुछ, फिर भी लोग कहते हैं मेंडल वाज लक्की। लक जब काम करता है, जब आदमी मेहनत करता है। 8 साल जब जीवन का देगा तो कहीं ना कहीं तो लक लगेगा, कहीं ना तो अभ्यास करेगा तो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट आएंगे। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मटर के अंदर जो 7 जोड़ी विप्रियासी जो लक्षण थे, उनकी जीन क्रोमोसोम्स पर
अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट थी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये मैडम अपनी जगह बैठे हुए हैं, 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 ये अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो अपनी जगह बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम कब आएगी कि ये पड़ोस वाले मैडम उठकर आकर इनके पास में इनके ऊपर बैठने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा? ठीक है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, और आप लोग भी आपस में क्लास में भी देखते ही हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, साथ साथ ही बैठना, साथ साथ ही उठना, साथ साथ ही जाना, साथ साथ ही खाना, साथ साथ ही रहना, दीज आर लिंक्ड। ये क्या कहलाते हैं? लिंक्ड कहलाते हैं। अगर लिंकेज होता तो मेंडल अपने ये नियम नहीं दे पाता। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? लिंकेज, सहलगनता। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए। इसकी परिभाषा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछी जा चुकी है। क्या लिंकेज क्या होता है? जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ संचरित होती हो, लिंक्ड जीन कहलाती हैं, सहलगन जीन कहलाती हैं। और इस घटना को क्या बोलेंगे? लिंकेज। क्या बोलेंगे? लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सहलगनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि यहां पर अगर एलील पास पास में ही प्रेजेंट होते, ठीक है ना, उनके बीच में डिस्टेंस कम होती। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि भाई इन दो लोगों में, इन दो मैडम में जितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, जितनी बढ़िया इंटीमेसी बढ़ेगी इन मैडम में, और वो जैसे उधर वो वैशाली बैठी इनमें उतना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है। मेरे को लगता है कि इनको क्या नाम है, 10 दिन तो एक दूसरे का नाम जानने में लग जाएंगे, लेकिन जब ये दोनों पास पास में बैठेंगे 3-4 दिन, तो ये आपस में एक दूसरे के बारे में डिस्कशन हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है चीजों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो इंटीमेसी क्या होगी? बढ़ेगी। फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद में ये कोचिंग में भी साथ साथ आएंगी, साथ साथ जाएंगी, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ रहेंगे। होगा या नहीं होगा? होता है। इनको बोलते हैं सहलगन। अब समझ लीजिए आप लोग, मटर में क्या था? 7 क्रोमोसोम थे मटर के अंदर। टोटल 2n बराबर 14 होते हैं, तो n बराबर कितने हो जाएंगे? 7। और हमने कैरेक्टर पे कितने लिए? 7 लिए। तो इनकी जो जीन थी ना, वो क्रोमोसोम के ऊपर, अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग लोकस के ऊपर थी, और उन लोकस के बीच में गैप था, डिस्टेंस थी। इस कारण वहां पर लिंकेज नहीं आया, ठीक है ना। और लिंकेज नहीं आया तो मेंडल ने आसानी से अपने नियम को एक्सप्लेन कर दिया, और कहने वाले खींची जी जैसे व्यक्ति ने क्या कहा? क्या कहा जी? मेंडल वाज लकी। अरे 8 साल दिए थे भैया उसने, ठीक है ना, अपने जीवन के। तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? पाइसम सटाइवम में लिख लीजिए, मटर में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन भिन्न भिन्न क्रोमोसोम्स के भिन्न भिन्न लोकस पर उपस्थित थी। ब्रैकेट में लिख लो, लिंकेज, सहलगनता क्या थी बच्चों?
अनुपस्थित थी। लिंकेज एब्सेंट, क्या बताएंगे? लिंकेज एब्सेंट। क्लियर सबको अच्छे से? नेक्स्ट, इसको मिटा दूं क्या? ये कुछ सामान्य चीजें कि भाई मेंडल का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है ना, ये अपने को पता होना चाहिए कि भैया यहाँ सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अब सारी टर्मिनोलॉजी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते रहेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी पर आ जाएंगे। ये तो सारी बातें हो गई मटर से संबंधित। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या गैप देना है क्या? धन्यवाद। हाँ जी, सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे जिनका सिलेक्शन मेंडल ने किया था? इसके ऊपर परीक्षा में जोड़ों के ऊपर कई बार पेयरिंग के ऊपर सवाल आ जाता है, और हमारी हल्की सी, चाहे तो आप अपने आप को उसमें ओवर कॉन्फिडेंस कर लीजिए, चाहे ओवर स्मार्टनेस कर लीजिए, और परीक्षा में ये सवाल ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है ना, और गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। किसकी बात करेंगे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण की बात करेंगे। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर, यहां मैं लिख रहा हूं भाई डोमिनेंट एलील। देखिए डोमिनेंट एलील का मतलब होता है वाइल्ड एलील। वाइल्ड का मतलब जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बहुतायात। डोमिनेंट एलील का मतलब प्रभावी एलील, जो अपना प्रभाव शो कर रहा है, जो कैरेक्टर में दिखाई देता है, उसको हम क्या कह देते हैं? डोमिनेंट कह देते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर मैं सब लोगों की सैंपलिंग करूं तो सब लोगों में सबसे ज्यादा आई का कलर कौन सा देखने को मिलेगा? ब्लैक। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया? ब्लैक। ब्राउनिश कलर है या ब्लूइश कलर है, ये बहुत कम रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है ना, तो डोमिनेंट एलील। और दूसरी हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों? रिसेसिव एलील। चलो जी आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं जी? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट का मतलब पादप की लंबाई, ठीक है, ये क्या हो गया? कैरेक्टर। और ये क्या कहलाएंगे? अब ट्रेट, यहां पर ट्रेट ही तो लिखेंगे, तो यहां पर क्या बनता है? जब पादप की लंबाई कैसी हो सकती है? टॉल। टॉल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। डोमिनेंट एलील को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिसेसिव एलील को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से। तो ये क्या हो गया? ड्वार्फ, स्मॉल टी। दूसरा कैरेक्टर देखिए अब एक बार समझने की कोशिश कीजिए। 4 चीजें लेते हैं, क्या क्या लेते हैं? इधर देखिए एक बार बोर्ड की तरफ। एक तो लेते हैं हाइट, दूसरा लेते हैं फ्लावर, फ्लावर के बाद में आती है पोड, और पोड के बाद में क्या आता है? सीड, यानी बीज। दिमाग में पहले तो 4 चीज करो। सबसे पहले बीज लगाया, बीज लगाते आपको क्या देखोगे? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने हमारे
पड़ोस में यहाँ पर 2 प्लॉट ले रखे हैं, वहां पर हमने क्या कर दिया, एक जैसे प्लॉट ले रखा, प्लॉट के अंदर हमने क्या कर दिया, मटर की सीड लगा दी है। अब मटर का सीड ग्रो करेगा, ग्रो करते ही और साहब हम लोग अपनी पूरी क्लास के साथ गए कि चलो यार वो मटर के पौधे देख कर आते हैं, ठीक है ना। अनिल को याद आया कि अरे सर यार वो कई दिन हो गए, चलो अपन प्लॉट को संभाल कर आते हैं। गए तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे, आपको वहां पर नजर आएंगे आपको मटर के पौधे, ठीक है ना। इतनी देर में क्या नाम है साहब, प्रिया कहती है अरे सर क्या बात है, यहां पर देखो कितने पौधे तो लंबे हैं। इतनी देर में पूजा की आवाज आती है, अरे नहीं सर बौने पौधे भी हैं यहाँ पर। फिर मैंने कहा साहब इनकी काउंटिंग करना स्टार्ट करो, तो खींची लग गया काउंटिंग करने, 1 2 3 4, क्योंकि बाल की खाल निकालता है ये भी, तो काउंटिंग करने लग गया। अब ये काउंटिंग करने लग गया तो इसने कहा कि सर लगभग 75% पौधे तो कैसे नजर आ रहे हैं, टॉल, और यहां पर 25% पौधे जो लगभग नजर आ रहे हैं सर बोने। मैंने कहा यार क्या बात है, बड़े एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है, गुड। तो इसका मतलब ज्यादा प्लांट कौन से नजर आएंगे, लंबे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, तो क्या बोलेंगे टॉल। और दूसरा क्या हुआ, लंबाई वंबाई देखकर आ गए, और हम लोग साहब चाय पानी पीकर वापस अपनी क्लास में आ गए। फिर साहब 20 दिन बाद में वापस याद आया साहब मीना जी को कि सर वो बड़ा एक चाय की याद आई, तो चाय की याद आती है कि सर वो मटर का अपना प्लॉट। मैंने कहा चलो गए साहब, वहां देखे तो हमें क्या नजर आए, फ्लावर। क्या नजर आए, फ्लावर। फ्लावर को देखते ही सबसे पहले में फ्लावर पर क्या दिखेगा, फ्लावर का कलर नजर आएगा। क्या नजर आता है, कलर। कलर को देखते ही साहब क्या नाम है, इधर से सीमा बोलती है अरे सर फ्लावर का कलर, फ्लावर तो क्या नाम है ज्यादातर कैसे नजर आ रहे हैं, पर्पल। कैसे नजर आ रहे हैं, पर्पल। फिर वो योगिता बोलती है बीच में अरे सर व्हाइट भी है। तो क्या देखा इन्होंने, फ्लावर का कलर देखा। क्या देखा जी, कलर। और कलर में क्या देखा, पर्पल देखा, और कैसा देखा, व्हाइट भी देखा। पर्पल भी देखा और कैसा कलर देखा, व्हाइट भी देखा। फिर इतनी ही देर में खींची जी की फिर नजर गई, सर मैंने कहा क्या हुआ, कहते देखो साहब इनकी पोजीशन अलग अलग है, स्थिति देखो साहब इनकी, एक तो कोई सीड्स पर लगा हुआ है और एक कोई पत्ती की कक्ष में लगा हुआ है। मैंने कहा अरे यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो दूसरा कैरेक्टर क्या देखेंगे इसी में, पोजीशन। क्या देखेंगे जी, पोजीशन, स्थिति को देखेंगे। क्या देखेंगे, स्थिति को देखेंगे। अब स्थिति को देख लेते हैं। तो यहां पर फ्लावर में कितने कैरेक्टर बन गए, एक तो बन गया फ्लावर का कलर, तीसरा क्या बनेगा, फ्लावर की पोजीशन, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। जिसको हिंदी लिखनी हो बड़े प्रेम से लिखिएगा, अंग्रेजी की जगह पुष्प की स्थिति, ठीक है ना। अब फ्लावर का कलर कैसा होता है, वॉयलेट। वॉयलेट कह दीजिए या पर्पल भी कह सकते हैं। तो क्या ले लेंगे जी, कैपिटल वी ले लो। दूसरा कैसा हो सकता है बच्चों, व्हाइट। व्हाइट तो क्या ले लीजिए, स्मॉल वी ले लीजिए। फिर साहब फ्लावर की पोजीशन। अगर फ्लावर की पोजीशन देखें, देखिए जैसे अगर फ्लावर की पोजीशन देखी जाए और ये मान लीजिए साहब यहां पर क्या है, ये लीफ है। ये बच्चों क्या है, इधर ध्यान दीजिए, ये लीफ है। फ्लावर की पोजीशन देख रहे हैं, ये क्या है, लीफ। इस लीफ की कक्ष के अंदर यदि हमें फ्लावर नजर आए, फ्लावर हमें कहां पर नजर आ रहा है, लीफ की कक्ष में, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, एक्साइल। क्या बोलेंगे, एक्साइल, कक्षस्थ। क्या बोलेंगे, फ्लावर कैसा हो गया, एक्सिलरी कह दीजिए, एक्सिलरी, कक्षस्थ। फ्लावर कैसा हो गया, पत्ती की कक्ष में है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, कक्षस्थ। और किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से। यहां पर अगर देखेंगे फ्लावर कहां पर नजर आ रहा है, सीड्स पर। क्या बोलेंगे, सीड्सस्थ। ये जो फ्लावर है ये यहां पर क्या कहलाएगा, टर्मिनल या सीड्सस्थ, टर्मिनल या क्या कहेंगे इसको, सीड्सस्थ। इसको लिख देंगे स्मॉल ए से।
कितने हो गए कैरेक्टर? 3 हो गए। फ्लावर में कितने पड़ेंगे? 2। इसी तरह से पोड में भी 2 कैरेक्टर देखेंगे। पोड में क्या देखते हो आप फली में? फली का रंग देखोगे सबसे पहले तो रंग, और फिर क्या देखोगे? फली की शेप। सीड में भी क्या देखोगे? उसका कलर और उसकी शेप। आ गई समझ में बात? तो यहां पर पोड में क्या देखेंगे? कलर, और क्या देखेंगे? शेप। सीड में भी क्या देखेंगे? कलर और शेप। एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। देख लिया? आइए साहब 4th नंबर पे चलते हैं। पोड कलर। पोड कलर का मतलब फली का रंग, कि भाई फली का रंग कैसा है। ये क्या था? पुष्प की स्थिति। ये क्या था? पुष्प का रंग। अब पोड कलर की बात करें, अगर पोड कलर की बात करें तो पोड कलर कैसा दिखाई देगा? कैसी होती है फलियां? ग्रीन। कैसी होती है? ग्रीन, हरी, कैपिटल जी से। और यह कैसी होंगी? येलो। तो येलो तो बहुत कम देखने को मिलेंगी, तो किससे लिखेंगे? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर दो। फिर क्या देखेंगे जी? पोड की शेप, यानी कि फली की आकृति। क्या देखेंगे? फली की आकृति। अगर फली की आकृति की बात करें तो फली कैसी नजर आ सकती है? या तो फूली हुई, या कैसी नजर आएगी? पिचकी हुई, सकरी। कैसी नजर आएगी? फली की आकृति की बात करें तो फली कैसी नजर आती है आपकी? इन फ्लैटेंड, यानी कि फूली हुई, या कैसी नजर आएगी? कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि सकरी, या क्या बोलेंगे? पिचकी हुई। इसको किससे लिखेंगे? इनफ्लेटेंड को कैपिटल आई से लिख दीजिए, और इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। चलें जी आगे। अब 6 नंबर पर बच्चों क्या देखेंगे? सीड का कलर और सीड की शेप। तो 6 नंबर पर क्या पढ़ेंगे? सीड कलर, और 7 नंबर पर क्या देखेंगे? सीड शेप, यानी कि बीज का रंग और बीज की आकृति। अच्छा जी, सीड का कलर कैसा नजर आता है? सीड का कलर कैसा होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, येलो, वाई से रिप्रेजेंट। फली कैसी होती है? ग्रीन। सीड पका हुआ कैसा दिखाई देता है? येलो होता है, ग्रीन नहीं होता है। ग्रीन तो कच्चा है ना, पक जाता है तब येलो हो जाता है। और अगर इसको देखें रिसेसिव का, तो क्या बताएंगे? ग्रीन, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और बीज की आकृति कैसी होती है? राउंड, गोल, कैपिटल आर से। आप याद करो, आपको छठी 7वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर आपको पता है क्या पढ़ाया जाता था? क्या पढ़ाते थे? मटर के पौधे के फ्लावर का रंग क्या पढ़ाते थे? लाल पढ़ाते थे। लाल पढ़ाया जाता था। अगर किताबें पुरानी उठाकर देख लो तो आप, अब आने लगा है पर्पल। कुछ भी पढ़ा देते थे हमने, हम पढ़ लेते थे, सब सही है, ठीक है ना। राउंड, और यह कैसा होगा? झुर्रीदार, रिंकल्ड।
रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, इसको स्मॉल आर से। तो देखिए कई बार इनके कॉम्बिनेशन पर भी सीधा सीधा परीक्षा में सवाल आ जाता है। सेकंड ग्रेड आरपीएससी और पहले फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में कॉम्बिनेशन पर सवाल पूछा हुआ है। क्लियर सबको अच्छे से? कौन कौन से हो गए जी? 7। क्या पकड़ना है? हाइट, फ्लावर, फ्लावर में 2 चीजें, कलर और पोजीशन। पोड में क्या देखेंगे? कलर और शेप। सीड में भी कलर और शेप। क्लियर सबको अच्छे से? ठीक ना? ये सब यहां पर आप लोग इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है? अब क्या आपको 5 मिनट बाद में मैं आप लोगों को 10 मिनट का गैप दे दूंगा। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं उसके बाद में। ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है ना? अरे बता रहे तो भाई दादा आवा तो दे यार, जनाए तो 5 मिनट मांगे जी। खींची जी, मेरे को पता था ये शोध का विषय तेरा रहेगा। 1457 की लड़ाई लड़ ले। 1457 पर ही एलील प्रेजेंट है। देखिए पाइसम सटाइवम में 2n बराबर 14, n बराबर कितने हो गए? अब ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जीन है ना, वो केवल 1457 पर ही प्रेजेंट है। अब एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, फिर बाद में बनाइएगा आप। मैं यहां पर बना रहा हूं 7 क्रोमोसोम। एक मैं सिंगल सिंगल लाइन से शो करूंगा। 1 2 3 4 5 6 और कितने क्रोमोसोम हो गए? 7। नंबरिंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब याद रखने वाली बात क्या है? जीन कहां पर पाई जाएंगी? अभी जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़े, इनकी जीन जो है वो केवल इन क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम कौन से बताए? 1457। 1457 में क्या बताया? 1 4 5 7। ऐसे ये 7 लाइन बना लो आप। इनमें थोड़ा थोड़ा गैप दे देना, क्योंकि मैं वो नाम लिखूंगा जीन के। बना लीजिए। बन गई क्या? अच्छा जी, कैरेक्टर कौन कौन से पढ़े? हाइट, फ्लावर में क्या क्या पढ़ा? कलर और पोजीशन। और क्या पढ़ा? पोड में क्या पढ़ा? कलर और शेप। और क्या पढ़ा? कलर और शेप। बना लो, फिर मैं बता देता हूं। 7 लाइन खींच लीजिए। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के क्रोमोसोम को पकड़ लीजिए। देखिए सीड जो है वो 1 नंबर और 7 नंबर पर ही रहना पसंद करता है। क्या बताया मैंने? सीड कहां पर रहना पसंद करता है? 1 नंबर और 7 नंबर। सबसे पहले सीड को खत्म करो। सीड का कलर यहां पर तो ये तो क्या प्रेजेंट है?
सीड कलर, और यहां पर जो जीन प्रेजेंट होती है वो किसकी प्रेजेंट है? सीड सेप। ठीक है साहब। अब अपन स्टार्टिंग से अपने पकड़ लेते हैं। फ्लावर का कलर, एक नंबर पे आपका क्या प्रेजेंट है? फ्लावर कलर। नोट कर लीजिए, क्या प्रेजेंट है? फ्लावर कलर। देखिए कलर जो है वो एक नंबर पर और 5 नंबर पर है। कलर एक नंबर पर 5 नंबर पर। कितने कलर दे रखे हैं उसमें? 3। किस किस का कलर दे रखा है? फ्लावर का कलर, पोड का कलर और सीड का कलर। आपने फ्लावर का और सीड का कलर तो लिख दिया, अब कलर किसका बचा? पोड का। पोड का कलर वो कहां पर प्रेजेंट होता है? 5 नंबर पे। पोड का कलर कहां पर प्रेजेंट होता है? 5 नंबर पे। देखो मैं तो याद रखने का एक तरीका सा बताऊंगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे में इंटीमेट हो जाते हैं, इसलिए इनको दिमाग में रखने का एक तरीका सा हो जाता है। बाकी तो क्या है, 4 नंबर। अब इनमें से 1 नंबर क्रोमोसोम की पोजीशन हो गई, 5 की हो गई, 7 की हो गई। 4 नंबर पे सबसे ज्यादा एलील प्रेजेंट है, 3 एलील प्रेजेंट है। 3 बच गए ना? 3 कौन कौन से बचे? प्लांट हाइट, एक तो प्लांट हाइट बच गया, एक क्या बच गया? फ्लावर। क्या बच गया? पोड की सेब बच गई, पोड का कलर तो आ ही गया। और क्या बच गया? फ्लावर। ये लीजिए साहब, फ्लावर पोजीशन हो गए साथ। ये साथ इनके क्रोमोसोम की लोकेशन है खींची जी। आप यही जानना चाह रहे थे शायद, ठीक है ना? ये इस तरीके से आप लोग इनको याद कर लीजिए। कोड याद रख लेंगे 1 4 5 7। दिमाग में रखो 1 नंबर पे सीड, 7 नंबर पे सीड। 1 नंबर कलर को ही पसंद करता है, ठीक है? तो कलर कौन कौन से हैं? कलर 2 जगह पर आता है, 1 नंबर और 5 नंबर पर। 5 नंबर पे पोड का कलर आता है, तो 2 कलर फ्लावर का और सीड का कलर वहां आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद में जो 3 बच जाए वो इसके ऊपर टिका, तो ये लो। ऐसे दिमाग में कर लो जिससे क्या याद आ जाता है, और आप अपनी चीज को सही तरीके से भी आप लिख पाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें किसकी? एलील कह दीजिए, एलिलोमॉर्फ कह दीजिए, या युग्म विकल्पी कह दीजिए। एलील का मतलब क्या है? एक जीन के 2 या 2 से अधिक रूप। एक जीन है, ठीक है ना? मान लीजिए कि एक जीन है और ये जीन कोई प्लांट हाइट यानी पादप की लंबाई का नियंत्रण कर रही है, और इसके कितने एलील हैं? 2 या 2 से अधिक एलील, जैसे रुधिर वर्ग में देखने को मिलते हैं। रुधिर वर्ग में ब्लड ग्रुप में कितने एलील देखने को मिल रहे हैं? 3 एलील देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने परिभाषा क्या कहा? एक जीन के 2 या 2 से अधिक रूप जो किसी विशेष लक्षण का नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं? एलील, एलिलोमॉर्फ, या क्या कहलाएंगे? युग्म विकल्पी। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये एग्जाम्पल बच्चों किसका है? ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल यहां पर किसका लिखवाया है मैंने? मल्टीपल एलील्स का, बहुयुग्म विकल्पी का। बहुयुग्म विकल्पी का मतलब क्या है? किसी जीन के 2 से अधिक एलील जो किसी विशेष लक्षण का नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं? बहुयुग्म विकल्पी। ब्लड ग्रुप में 3 एलील हैं, ए, बी और ओ। ए और बी प्रभावी एलील है, डोमिनेंट एलील है। ओ अप्रभावी एलील है, रेसेसिव एलील है। बात समझ में आ गई सबको? एलील क्या होता है? अब दूसरी परिभाषा लिखेंगे आप लोग, लोकस। और लोकस का बहुवचन क्या होता है? लोकाई।
लोकस किसे कहेंगे? लिख लीजिए परिभाषा। लोकस का मतलब है एड्रेस ऑफ जीन। जैसे मैं कह दूं आपके घर का एड्रेस, और उस घर में भी आप कोई एक पर्टिकुलर रूम में रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, वो घर में आपका कोई ना कोई एक रूम होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन घर में चक्कर ही लगाते रहते हो। ऐसा होता है क्या? है? होता है क्या? हाँ, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो तो चक्री बनवा देते हैं, बाकी तो कहां चक्कर लगाओगे। लोकस, लोकस और इसका बहुवचन क्या होता है? लोकाई। लोकस लिखो, लिखिए क्रोमोसोम्स पर वह साइट, क्रोमोसोम्स पर वह साइट, साइट का मतलब स्थल, गुणसूत्र पर वह स्थल, क्रोमोसोम्स की वह साइट जहां एलील उपस्थित होता है, जहां एलील, जहां एलील उपस्थित होता है, जहां एलील उपस्थित होता है, लोकस कहलाता है। अच्छा जी, अब आपसे कोई पूछे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉलोनी में केवल आप ही का घर है। हो सकता है आपके पड़ोस में रामलाल रहता हो, पड़ोस में श्यामलाल रहता हो, सामने कोई कारूलाल भी रहता हो। ऐसा हो सकता है, इससे मे भी पॉसिबल, और होगा कॉलोनी के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक जिस घर में रहते हैं उसमें मान लीजिए 5 कमरे हैं, तो 5 कमरों में आप अकेले रहते हो। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक में आपके दादाजी दादी जी रहते हो, एक में आपके पापा मम्मी रहते हो सकता है एक में आप खुद रहते हो, एक में हो सकता है आपके भैया भाभी रहते हो सकता है कि एक में आपकी दीदी रहती हो। इसमें पॉसिबल है। सबके रूम भी अलग अलग है, सबकी साइट अलग अलग है। या मैं यूं कहूं कि ये रामलाल का घर, ये कालूराम का घर, ये नानाराम का घर, ये मारूराम का घर, ऐसे हो सकते हैं घर, हो सकते हैं क्लाइंट आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्रोमोसोम पर जीन जो है एक तो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। जीन जो है वो क्रोमोसोम्स पर किस क्रम में व्यवस्थित रहती है? लीनियर क्रम में, यानी कि रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। एक बात। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि यहां पर एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक एलील की साइट हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर सपोज कीजिए यहां पर तो ये कैपिटल ए रह रहा है, सब हो सकता है कि यहां पर कैपिटल बी रहता हो सकता है ए स्मॉल बी रहता हो, यहां पर हो सकता है स्मॉल सी रहता हो सकता है या कैपिटल डी रहता हो सकता है। पर ये जीन का एलील अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोकाई। मतलब एक ही क्रोमोसोम पर एक से अधिक एलील देखने को मिलते हैं, अलग अलग जीन के एलील देखने को मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे? लोकाई। लेकिन एक क्रोमोसोम पर एक जीन का एक ही एलील मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने एलील मिलेंगे? एक। क्लियर मेरी बात? ठीक है ना। ये आपका क्या बताया मैंने, एलील क्या होता है, लोकस क्या होता है। अब आगे आइए, तो यहां पर क्या देखा, लोकस कैसा है? सेम। फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? इस एलील का फंक्शन और इस एलील का फंक्शन सेम है या अलग अलग है? फंक्शन अलग अलग है, लोकस सेम। ये टोल बनाती है, ये क्या बनाता है? ड्वार्फ बनाता है। इसे क्या बोलेंगे? आपका एलील। अगर मैं कहता आइसो एलील, तो लोकस भी सेम होता, फंक्शन भी सेम होता, तो मैं क्या वर्ड यूज करता? आइसो एलील। तो बच्चों आइसो एलील क्या होता है? आइसो एलील में क्या बताएंगे? लोकस सेम, और बच्चों क्या बताएंगे? कार्य भी क्या होगा? सेम। मतलब इसको मैं यूं ले सकता हूं, इधर ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ये भी कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर क्या प्रेजेंट है? ए जीन प्रेजेंट है, और सपोज कीजिए यहां पर क्या प्रेजेंट है? ए डैश, ए प्राइम। ये दोनों
एक ही लोकस पर प्रेजेंट, एक ही जीन के रूप है भाई। जैसे मान लीजिए ए था, इसी का ए प्राइम भी हो सकता है, ए डबल प्राइम भी हो सकता है, ए ट्रिपल प्राइम भी हो सकता है, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश हो सकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब लोकस भी सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, तो क्या कहेंगे, आइसो। लोकस सेम, फंक्शन अलग, तो सिंपल नाम देंगे एलील। आइसो एलील किसे कहेंगे, लोकस सेम, फंक्शन सेम, क्या कहलाएगा, आइसो एलील। नोट कर लो, आइसो एलील की परिभाषा क्या होती है, लोकस भी सेम, फंक्शन भी सेम। लोकस सेम, सेम लोकस सेम फंक्शन, आइसो एलील। एक परिभाषा जो परीक्षाओं में और पूछी जाती है, सूडो एलील्स। मिटा दो इसको। पीजी के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। आइसो एलील क्या होता है, सूडो एलील क्या होता है, नहीं तो एलील लोकस बता के आगे पहुंच जाते हैं। बताऊं क्या आगे, मिटा दो उसको। सूडो एलील्स। सूडो एलील्स क्या होता है, सूडो एलील्स की बात करते हैं। सूडो एलील्स में क्या होगा, लोकस डिफरेंट, लोकस अलग अलग, फंक्शन सेम। मतलब ये क्या नाम है मैडम आपका, हीना। हीना ने अपने घर के अंदर मटर पनीर बनाया, ठीक है, और साथ प्रियंका ने भी अपने घर में मटर पनीर बनाया। इसका घर अलग है, उसका घर अलग है, लेकिन दोनों ने क्या बनाया, मटर पनीर बनाया। हम खाना खाने पहुंचे, हीना के घर गए तो मटर पनीर मिला, प्रियंका के घर गए तो भी हमें क्या मिला, मटर पनीर मिला। तो क्या था, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा था, लेकिन घर तो अलग अलग जगह थे। तो ऐसे ही जीन के घर तो अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम क्या है, सेम। आएंगे नहीं, टेंशन मत लो। कहां टाइम मिलता है। मान लीजिए ये यहां प्रेजेंट है और सपोज कीजिए ये बी जीन हो गई, ठीक है। अब क्या है, लोकस तो जीन के अलग अलग है, लोकस तो अलग अलग है, पर इनका फंक्शन क्या हो गया, सेम। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सूडो एलील्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, सूडो एलील्स क्या होता है। आपको एलील्स समझ में आ गया, आपको मल्टीपल एलील्स समझ में आ गया, आपको आइसो एलील्स समझ में आ गया, सूडो एलील्स समझ में आ गया। अब आगे आइए, मिटा दें इनको, खींची सर। अरे जीन को हिंदी में क्या कहते हैं, खींची, कल पता करना, ये सवाल है तेरे लिए। जीन को हिंदी में क्या कहते हैं, और ये भी पता करके आना डीएनए क्या कहलाता है हिंदी में। तो साहब हिंदी में लिख दो तो हिंदी जैसी नहीं, क्या यही तो करते हैं। पढ़ आओ, अरे भैया ए है मेंडल बाबड़े क्यों कही बिना, बदनाम करो मेंडल यार। मेंडल को तो समझ में नहीं आया कारक थार क्या था, जीन का तो पता ही जॉनसन ने बहुत टाइम बाद में लगाया है। मैं तो आपने जैन का लिख दिया कि उसने कारक समझा था, आपा तो दोनों लग मारता रहा। आइए अब आगे बात करते हैं। ये तो साहब क्या हो गया आपके एलील। एलील के बाद में हम लोग पढ़ेंगे होमोजाइगस
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। किसकी बात करेंगे? समजात गुणसूत्र। देखिए समजात गुणसूत्र को देखें, ये तो आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये कहलाते हैं आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये कहलाता है सेंट्रोमियर, और एक सेंट्रोमियर के अंदर दो काइनेटोकोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? दो काइनेटोकोर। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स, एक सेंट्रोमियर और दो काइनेटोकोर पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर या जिनको आप गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर कोई आपकी ए जीन प्रेजेंट है तो यहां पर भी वो ए जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए यहां पर कोई बी जीन प्रेजेंट है तो यहां पर भी बी जीन प्रेजेंट है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो आकारिकी संरचना एवं आनुवंशिकी में समान हो, मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में और जेनेटिकली रूप से सेम जो क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे गुणसूत्र जो आकारिकी संरचना एवं आनुवंशिकी में समान हो, होमोजाइगस लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, होमोलोगस लिखना था, मैं जाइगस शब्द गलत लिख गया। होमोलोगस क्या बताएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोजाइगस शब्द गलत लिखा गया, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और नॉन होमोलोगस के बारे में क्या बताएंगे? नॉन होमोलोगस यानी कि असमजात गुणसूत्र, ऐसे क्रोमोसोम जो आकारिकी संरचना एवं आनुवंशिकी में असमान हो, ऐसे क्रोमोसोम जो आकारिकी संरचना एवं आनुवंशिकी में असमान हो, क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आज जो क्लास हुई ना, ऐसी क्लास एक और हो जाएगी ना कोई, तो आपका जेनेटिक्स होता हुआ नजर आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें न तो कोई आपके दिमाग पर ज्यादा बर्डन आया है, न आपको ऐसा फील हुआ होगा कि कोई लंबी क्लास हो गई। इजी गोइंग तरीके से इन चीजों को समझते हुए चल रहा है। हो गया सबका? आइए आइए, हो गया ना भाई सबका?
सबको समझ में आ गया? होमोलोगस और नॉन होमोलोगस टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं? और यहां पर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं क्या कि एक होमोलोगस पेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने होते हैं? 4। काइनेटोकोर भी 4 लिख सकते हैं क्वेश्चन। अब आपसे कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक क्रोमोसोम में तो एक सेंट्रोमियर होता है और 2 काइनेटोकोर, और क्रोमेटिड कितने मिलेंगे? 1। अब हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस। अभी ये लिखा गया था ना शब्द होमोलोगस, किसी को होमोजाइगस। होमोजाइगस और एक बात करेंगे किसकी? हेटेरोजाइगस, विषम युग्मनजी। और एक ये क्या होगा? सम युग्मनजी। होमोजाइगस और किसकी बात करेंगे? हेटेरोजाइगस। देखिए, जब दोनों एलील्स समान हो, क्या हो? जब दोनों एलील्स समान हो, बोथ एलील्स आर सिमिलर, कैपिटल टी हो, कैपिटल वी हो, कैपिटल आर हो, या स्मॉल टी हो, स्मॉल वी हो, स्मॉल आर यानी कि कैपिटल ए हो, या स्मॉल ए हो, या कैपिटल बी हो, या स्मॉल बी हो, ये सब क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। मतलब ये भी होमोजाइगस है। अंतर क्या है? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कहलाएंगे आपके डोमिनेंट होमोजाइगस, प्रभावी समयुग्मनजी। ये समयुग्मनजी प्रभावी है, जबकि ये वाले क्या कहलाएंगे बच्चों? रेसेसिव होमोजाइगस कहलाएंगे, अप्रभावी समयुग्मनजी कहलाएंगे, अप्रभावी समयुग्मनजी। दूसरा डिफरेंस क्या बताएंगे? जब दोनों एलील्स असमान हो, बोथ एलील्स आर डिससिमिलर। जब दोनों एलील्स कैसे हो? डिससिमिलर हो। जैसे हम लोग यहां पर बात करें डिससिमिलर हो, जैसे अगर हम लोग कहें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों एलील जब अलग अलग हो तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ये क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस। ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों डोमिनेंट है तो क्या बोलेंगे? डोमिनेंट होमोजाइगस। और दोनों अगर रेसेसिव है तो क्या बोलेंगे बच्चों? रेसेसिव होमोजाइगस, अप्रभावी समयुग्मनजी। बात समझ में आ रही है? आगे चले, दूसरा लिखेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है? यहां पर एक ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, यहां पर युग्मक जो बनेंगे वो सारे के सारे एक ही प्रकार के बनेंगे, सिमिलर गैमेट्स बनेंगे, सेम गैमेट्स बनेंगे। जबकि यहां पर क्या बताएंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं, भिन्न भिन्न
प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जबकि यहां पर गैमेट्स कैसे बनेंगे, एक ही टाइप के गैमेट्स, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ये कैसा होता है, ये पेवर होता है, जबकि ये कैसा होगा, इम्पेवर। अब आप देखिए भाई अशुद्धि तो आई गई, जबकि ये तो क्या है, पेवर है, ये शुद्ध, और वो कैसा होता है, अशुद्ध। और चौथा डिफरेंस लिखेंगे, ये हाइब्रिड विग्योर, संकर ओज, प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये संकर ओज नहीं बनाते, हाइब्रिड विग्योर नहीं बनाते। जबकि इधर लिखेंगे ये संकर ओज बनाते हैं, हाइब्रिड विग्योर। ये क्या बनाते हैं जी, हाइब्रिड विग्योर, संकर ओज। इसी को बोलते हैं बच्चों हेटेरोसिस प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस प्रदर्शित करते हैं। ये हेटेरोसिस शो करते हैं, ये हेटेरोसिस शो नहीं करते। ये हाइब्रिड विग्योर, ये हाइब्रिड विग्योर नहीं बनाते, ये हाइब्रिड विग्योर बनाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये हाइब्रिड विग्योर क्या है। देखिए हाइब्रिड विग्योर या हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटी सी लाइन में कहूं कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की तुलना में ज्यादा एडवांस हैं। जैसे आपके घर में जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके पापा यूज कर रहे हैं, और आपके दादाजी नोकिया 1100 यूज कर रहे हैं। कंपेयर कर लीजिए, सबसे बढ़िया मोबाइल कौन यूज करेगा। वो 7-8 साल का जो बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा मोबाइल यूज करेगा, ठीक है ना। और आपकी तुलना में आप अपने पापा से अच्छा करेंगे, और आपके पापा आपके दादाजी की तुलना में अच्छा करेंगे, और दादाजी बेचारे अपने नोकिया 1100 से काम चलाएंगे, उसकी आवाज सुन जाए, ठीक है। मतलब जब संतति अपने पेरेंट्स की तुलना में सुपीरियर हो, अधिक उन्नत किस्म वाली हो, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर ओज। मतलब F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स से कैसी हो, सुपीरियर, अधिक उन्नत किस्म वाली हो, तो क्या कहेंगे, हेटेरोसिस। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विग्योर या संकर ओज, ये केवल प्लांट्स में शो होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता। किसमें होता है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहां पर बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर परीक्षा में जो प्रॉब्लम आती है, मैं वो एक प्रॉब्लम करवाता हूं। एक दिन मैंने चलते चलते आगे क्लास में करवाई भी थी, फिर मैं दोबारा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। मिटा दो उसको, ये सबको समझ में आ गया। समयुग्मनजी का मतलब दोनों एलील समान, विषमयुग्मनजी में दोनों एलील कैसे होंगे, असमान। यहां पर एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, अलग अलग प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये कैसा होता है, पेवर, ये कैसा होता है, इम्पेवर। ये क्या बनाएगा, हाइब्रिड विग्योर बनाएगा। ये हाइब्रिड विग्योर नहीं बनाता, ये हाइब्रिड विग्योर बनाता है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम अभी समय क्या हुआ है, 4 मिनट का। देखिए क्वेश्चन आता है, यहां पर कोई एक जीनोटाइप दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, एक जीनोटाइप दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यह आपको कोई एक जीनोटाइप दिया हुआ है,
ठीक है, सब बच्चे एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दे लीजिए, ये कोई जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। अब परीक्षा का सवाल क्या बनता है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है क्या, कि नंबर ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की संख्या, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स की संख्या, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप की संख्या, और नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, संततियों की संख्या, युग्मकों की संख्या, फिनोटाइप की संख्या, जीनोटाइप की संख्या, और क्या बताएंगे, ऑफ स्प्रिंग की संख्या। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, गैमेट्स की संख्या की बात करूं, तो गैमेट्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, ये बताया था एक दिन। फिनोटाइप की संख्या निकालने का भी 2 की पावर n, जीनोटाइप निकालने का 3 की पावर n, और ऑफ स्प्रिंग या इसी को क्या बोलते हैं, संततियां, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेनीज या डॉटर्स, इनकी संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4 की पावर n। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, विषम युग्मनजी की संख्या, क्या बताएंगे, विषम युग्मनजी की संख्या। अब ये जो जीनोटाइप दिया हुआ है उसमें पॉसिबल गैमेट कितने बनेंगे, संभावित युग्मकों की संख्या, संभावित फिनोटाइप समलक्षणी की संख्या, संभावित समजीनी की संख्या, और संभावित संततियों की संख्या, ये हमें ज्ञात करना है। गैमेट्स की संख्या का फॉर्मूला ये काम मिलेंगे। इस पर गैमेट्स के ऊपर आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। यहां पर अब आपको जैसे मान लीजिए इसमें युग्मक की संख्या निकालनी हो, पहला काम क्या करेंगे, इस जीनोटाइप को अच्छे से देखिए। दूसरा काम करेंगे, इसमें आप समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी को छाटिए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को छाटिए। ये यहां पर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग है, दोनों बी आ रहा है, स्मॉल बी, ये होमोजाइगस हो गया, रिसेसिव होमोजाइगस। ये यहां पर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल सी और स्मॉल सी है, कैपिटल डी और स्मॉल डी है, ये भी आपका हेटेरोजाइगस हो गया। यहां पर कैपिटल ई है, ये आपका डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने आए, 3। तो मैं क्या लगाऊं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4। नोट कर दीजिए फटाफट, इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए जी लिखिए क्वेश्चन। Number of gametes, number of phenotype, जीनोटाइप और ऑफ स्प्रिंग्स की संख्या। फॉर्मूला वही 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n। क्या देखा जी, हाँ अब ये आपको पहले बताया हुआ है इसलिए तुरंत आपका जवाब आ गया। ये समयुग्मनजी 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 समयुग्मनजी। n का मान कितना दे रखा है, 0। n का मान कितना है, 0।
ये डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस। तो 2 की पावर 0, 5वीं क्लास में गुरुजी पढ़ाते हैं a की पावर 0 बराबर क्या होता है 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। तो एक ही तो गैमेट बनेगा, एक ही फिनोटाइप बनेगा, एक ही जीनोटाइप बनेगा, एक ही ऑफस्प्रिंग बनेगा। युग्मकों की संख्या फिनोटाइप की संख्या के बराबर होती है सामान्यतः, ना। तो आज आप लोग जेनेटिक्स का इतना पार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में फिर, है ना, नए उसके हिसाब से बात करेंगे। कल आप लोगों का आधे घंटा तो उसमें खत्म होने में लग जाएगा, हार्मोन्स वाला जो टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद में एक उसमें नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है और एक लिपिड मेटाबॉलिज्म है, एक पादप गतियां, ठीक है ना।